अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है, जो कि है प्रोटीन एक्टिविटी एंड सेलुलर मेटाबॉलिज्म। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता क्या है। ऑल द केमिकल रिएक्शंस नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ। वो तमाम केमिकल रिएक्शन जो कि हमारे सेल्स में परफॉर्म किए जाते हैं ताकि हमारी लाइफ जो है उसको मेंटेन रखा जा सके। इसमें आ जाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स की ब्रेकडाउन, जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। हम जो भी फूड लेते हैं उसमें ये तीनों चीज़ें होती हैं और इन तीनों चीज़ों से, इनकी ब्रेकडाउन से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। और एक ह्यूमन बीइंग को सर्वाइव करने के लिए जो एनर्जी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह जो हमारा सेलुलर मेटाबॉलिज्म है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे सेलुलर मेटाबॉलिज्म में या सेलुलर जो रिएक्शंस है उसमें आ जाएगा सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि हमारी लाइफ में एक और बेसिक नीड होती है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हमारी बॉडी में 2 टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। एक है एनाबॉलिज्म एंड दूसरा है कैटाबॉलिज्म। अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस ड्यूरिंग विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर बिल्ड फ्रॉम स्मॉलर वंस। एनाबॉलिक रिएक्शंस या एनाबॉलिज्म क्या होता है, इसमें जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं उनको बनाया जाता है किससे, स्मॉलर मॉलिक्यूल से। ये दोनों क्या हैं, ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे हमें एक लार्जर मॉलिक्यूल मिल रहा है। ये दोनों क्या करेंगे, ये एज अ बिल्डिंग ब्लॉक एक्ट करेंगे और एक लार्जर मॉलिक्यूल को बनाएंगे जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। इसी तरह जो हमारे लिपिड्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो बने होते हैं फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल से। फ्री फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से हमें क्या मिलता है, ट्राइग्लिसराइड्स, जो कि लिपिड्स हैं। इसी तरह जो हमारी प्रोटीन्स होती हैं वो किससे मिलके बनी होती हैं, अमाइनो एसिड्स। तो यहाँ पे अमाइनो एसिड क्या करेंगे, एज अ बिल्डिंग ब्लॉक एक्ट करेंगे और मिलके लार्जर मॉलिक्यूल को, जो कि प्रोटीन है, उसको बनाएंगे। तो ये रिएक्शन जहाँ पे स्मॉलर मॉलिक्यूल से एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाया जा रहा है उसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। और इसी का रिवर्स अगर हम देखें, जिसको हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म, सब्सटेंसेस आर ब्रेक डाउन इनटू मॉलिक्यूल्स व्हिच इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है कि एनाबॉलिज्म का रिवर्स होता है, जिसमें अगर हम यहाँ देखें कि ये लार्जर मॉलिक्यूल था, ये 2 स्मॉलर मॉलिक्यूल से बना है, तो ये रिएक्शन जो यहाँ से इस साइड पे जा रहा है इसको हम कहेंगे एनाबॉलिज्म। और अगर इसी के रिवर्स पे हम देखें तो इसको हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म, जहाँ पे टेबल शुगर को उसके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। अगर हम कोई भी फूड लेंगे तो उसमें क्या होंगे, लार्जर मॉलिक्यूल्स होंगे, लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। और हमारी जो बॉडी है वो किस फॉर्म में एनर्जी को यूज़ करती है, ग्लूकोज के फॉर्म में। तो किसी भी लार्जर मॉलिक्यूल से एनर्जी को गेन करने के लिए सबसे पहले उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे हमारी जो बॉडी है वो डायरेक्टली एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सके। इसलिए हम कैटाबॉलिज्म को डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स की डिस्ट्रक्शन होके हमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जिनसे हम डायरेक्ट अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन, क्योंकि बेसिकली इस चैप्टर में हमने क्या देखना है कि हमारी सेलुलर मेटाबॉलिज्म में हमारी प्रोटीन का क्या रोल है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि प्रोटीन बेसिकली होती क्या है। वन ऑफ द मैक्रो मॉलिक्यूल विच इज़ वेरी एसेंशियल। हमारे 3 लार्जर मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स हैं। तो इनमें एक प्रोटीन है जो कि मैक्रोमोलिक्यूल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा रिएक्शंस को भी कंट्रोल करती है और बहुत ज़्यादा ऐसे जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी बनाती है। और ये किससे बनी होती है, अमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस से। अमाइनो एसिड एज अ बीड एक्ट करके एक नेकलेस बनाते हैं और उसको हम कहते हैं प्रोटीन। प्रोटीन में भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन सी होती है, प्ले रोल इन सेलुलर आर्किटेक्चर, ई.जी. मायोसिन। अब स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जैसे कि नेम शो कर रहा है कि ये वो वाली प्रोटीन होगी जिसने हमारी बॉडी के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को बनाना है, और इसमें एग्जांपल दी गई है मायोसिन की। और मायोसिन क्या है, ये हमारी मसल्स प्रोटीन है जिसने मिलके हमारे मसल्स को बनाया होता है। इसके अलावा एक्टिन एंड फिब्रिल जो आते हैं वो भी हमारी मसल्स में होती हैं, और उनका क्या फंक्शन है कि उन्होंने मसल्स की फाइबर्स को बनाया होता है।
और फिर आती है फंक्शनल प्ले रोल इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, और फिर यहाँ पे आ जाएगी हमारी फंक्शनल प्रोटीन जिन्होंने क्या करना है कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म में अपने रोल को प्ले करना है। और इस चैप्टर में बेसिकली हम इसी प्रोटीन की टाइप को देखेंगे और इसकी एग्जांपल में आ जाएगी एंजाइम्स। एंजाइम्स वो बहुत इम्पोर्टेंट प्रोटीन है या फंक्शनल प्रोटीन हैं जो कि हमारी बॉडी में ढेर सारी रिएक्शंस को कंट्रोल किए हुए हैं। तो अगर हम एंजाइम्स को देख लें कि एंजाइम्स क्या है। एंजाइम्स और बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। तो एंजाइम क्या होते हैं? ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। कैटालिस्ट क्या करते हैं? बेसिकली ये किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं which lowers the activation energy needed for reaction to take place। So किसी भी रिएक्शन के लिए जो एनर्जी ज़रूरत होती है उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो बेसिकली एंजाइम्स क्या करते हैं, उस एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं ताकि कम एनर्जी की ज़रूरत हो और एक रिएक्शन भी टेक प्लेस हो सके। इस तरह एक तो ये हमें कम एनर्जी में रिएक्शंस भी करवा रहा होता है, दूसरा ये रिएक्शन को स्पीड अप भी कर रहा होता है। इसलिए एंजाइम जो है वो सेलुलर मेटाबॉलिज्म में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। सो अगर हम एंजाइम के स्ट्रक्चर को देख लें तो एंजाइम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि इसमें एक तो ये मेन एंजाइम होता है, फिर उसके साथ एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या साइज एंड शेप की क्या होती है एक्टिव साइट, जिस पे आके बाइंड करना होता है हमारे सबस्ट्रेट ने। एंड व्हाट इज सबस्ट्रेट? सब्सटेंस अपॉन विच एन एंजाइम एक्ट। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिस पे हमारे एंजाइम ने एक्ट करना है और किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन को टेक प्लेस करवाना है उसको हम कहेंगे सबस्ट्रेट। लाइक अगर हम कार्बोहाइड्रेट की कैटाबॉलिज्म में देखें तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी कार्बोहाइड्रेट होगा वो एज अ सबस्ट्रेट एक्ट करेगा और हमारे एंजाइम के साथ बाइंड करवाएगा और फिर क्या होगा, एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा। उसके बाद हमें हमारे डिजायर्ड जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं या कोई भी जो मोनोमोलिक्यूल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के वो हमें मिलेंगे, जिससे हम अपनी एनर्जी को डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करवा सकेंगे। सो इस तरह एक जो एंजाइम है वो हमारे किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करेगा। एंड नेक्स्ट है बाइंडिंग साइट, इसको हम एक्टिव साइट भी कहते हैं। जैसे कि पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि एक्टिव साइट या बाइंडिंग साइट बेसिकली वो साइट होगी जहाँ पे आके हमारे सबस्ट्रेट ने अटैच होना है या बाइंड होना है। Also called as active site is where substrate binds to complete a chemical reaction by making a substrate enzyme complex। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्टिव साइट वो साइट होगी जहाँ पे आके हमारे सबस्ट्रेट ने बाइंड करना है। उसके बाइंड करने के बाद क्या होगा कि एक सबस्ट्रेट एंड एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो हमारा सबस्ट्रेट है उसको कन्वर्ट किया जाएगा हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट में। नेक्स्ट है बाइंडिंग साइट करेक्टरिस्टिक, कि हमारे जो एंजाइम की बाइंडिंग साइट होती है उसकी कौन सी स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक हैं। इसमें सबसे पहले है शेप एंड साइज। स्पेसिफिक शेप एंड साइज कॉम्प्लीमेंट्स टू सबस्ट्रेट। एंजाइम्स की जो कैटेगरीज होती हैं लाइक कैटालेज या प्रोटीएज, लाइपेज, इन सब में क्या होता है कि इनकी स्पेसिफिक साइज एंड शेप होती है जिसकी वजह से ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री सबस्ट्रेट से ही बाइंड करेंगे। हर एक सबस्ट्रेट हर एक टाइप के एंजाइम से बाइंड नहीं हो जाता। हर एक सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं और उनकी डिफरेंट या स्पेसिफिक साइज एंड शेप होता है जो कि उनकी सबस्ट्रेट के कॉम्प्लीमेंट्स होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक एंजाइम है और उसकी जो बाइंडिंग साइट है उसकी शेप ये होगी और एक सबस्ट्रेट की शेप ये होगी और एक सबस्ट्रेट की शेप ऐसी होगी, तो क्या होगा कि सिर्फ ये वाला जो सबस्ट्रेट है वो ही इस टाइप ऑफ एंजाइम के साथ बाइंड कर सकेगा और इस सबस्ट्रेट के लिए एक डिफरेंट एंजाइम्स होगा जिसकी जो साइज एंड शेप जो होगी वो अपने सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग होगी। इस तरह जो सबस्ट्रेट होते हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्री हमारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है अफिनिटी। अफिनिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड प्रोटीन बाइंडिंग। अफिनिटी में बेसिकली क्या होता है कि हमारी बाइंडिंग साइट की कितनी स्ट्रेंथ है कि वो अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से बाइंड कर सके। अगर ये स्ट्रेंथ लो होगी तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा कम जो हैं सबस्ट्रेट हमारे इस एंजाइम से बाइंड करेंगे और बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में हमारा प्रोडक्ट हमें रिसीव होगा। लेकिन अगर हमारे इस एंजाइम में इस सबस्ट्रेट के लिए अफिनिटी बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट जो है हमारे एंजाइम से बाइंड करेंगे और उतना ही ज़्यादा हमें प्रोडक्ट जो है वो अचीव होगा। A binding site could have high or low affinity। एक एंजाइम जो है वो अपनी
स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए या तो बहुत लो अफिनिटी रखेगा या हाई अफिनिटी रखेगा, उसी के बेस पे हमें जो प्रोडक्ट है वो रिसीव होगा। नेक्स्ट है स्पेसिफिसिटी। A enzyme may have several binding sites. Each site is specific for a particular type of ligand. तो यहाँ पे भी यही बताया गया कि एक एंजाइम की एक से ज़्यादा भी बाइंडिंग साइट हो सकती है, लेकिन उस साइट्स में भी सिर्फ एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जो होगा वही आके बाइंड करेगा। फॉर एग्जांपल एक एंजाइम है प्रोटीएज, उसने क्या करना है, प्रोटीन्स की रिएक्शन को कैटालाइज करना है, तो उसमें क्या होगा कि स्पेसिफिक सबस्ट्रेट लाइक प्रोटीन्स ही आके अटैच होंगे, वहाँ पे लिपिड्स जो हैं वो अटैच नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हमारे एंजाइम की या बाइंडिंग साइट की एक और करैक्टरिस्टिक है कि उसमें होती है स्पेसिफिसिटी, कि वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है और हर टाइप ऑफ सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड नहीं कर सकते। सो यहाँ पे पर्टिकुलर टाइप ऑफ लाइगेंड ही उसके साथ बाइंड करेगा। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। द बाइंडिंग साइट है फ्लेक्सिबिलिटी, इट में अडेप्ट itself to the size and shape of the specific substrate। तो क्या होता है कि हमारे कुछ बाइंडिंग साइट्स ऐसी होती हैं कि उनमें कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आती हैं जब भी कोई सबस्ट्रेट या उनका जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है जिसके लिए वो अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस ला सकते हैं, वो उनके साथ जब भी बाइंड होता है तो उनमें कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एंजाइम है, उसकी शेप ऐसी है लेकिन उसका जो सबस्ट्रेट है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, तो ये सबस्ट्रेट वैसे ही तो इस एंजाइम के साथ या इस बाइंडिंग से अटैच नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या होता है कि हमारी जो एंजाइम है वो अपने अंदर कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस लाता है, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस लाता है, ताकि वाले सबस्ट्रेट आके इसके साथ अटैच हो सके। तो इस तरह जो हमारी कुछ एंजाइम्स होते हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज। बाइंडिंग साइट्स कैन हैव स्पेसिफिक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज दैट इन्फ्लुएंस बाइंडिंग। सो जो हमारे सबस्ट्रेट्स होते हैं उनकी जो नेचर होती है वो पोलर भी हो सकती है और नॉन पोलर भी हो सकती है, और वो सबस्ट्रेट जो कि पोलर होते हैं उनके लिए हमारे बाइंडिंग साइट में क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। मीन्स कि उसमें चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्ज भी होता है और पॉजिटिव चार्ज भी होता है, जिसकी हेल्प से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड जो होता है वो हमारे सबस्ट्रेट के साथ बना सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उसकी बाइंडिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बिकॉज अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज़ होंगी वहाँ पे हमारा जो नॉन पोलर होगा वो आके बाइंड नहीं कर पाएगा। ये उन एंजाइम्स के लिए होगा जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होंगे। इसी तरह नॉन पोलर्स के लिए क्या होती है, हाइड्रोफोबिसिटी होती है। ये भी हमारी बाइंडिंग साइट की एक कैरेक्टरिस्टिक है, ताकि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या सबस्ट्रेट्स हैं वो एंजाइम के साथ बाइंड हो सकें। जैसे कि लाइपेजेस लिपिड्स होते हैं जो कि नॉन पोलर्स होते हैं, वो हमारे लाइपेजेस के साथ अटैच हो सकें। एंड नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ बाइंडिंग साइट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ चुके हैं उनकी रेगुलेशन कैसे करवाई जाती है। सबसे पहले है जीन रेगुलेशन। Transcriptional and post-transcriptional regulation can influence binding sites expression। तो क्या होता है कि हमारे जेनेटिक मेकअप में जब डीएनए से हमारा आरएनए किसी भी कोड को कॉपी करके किसी भी प्रोटीन को बनाता है, उससे हमारे जो एंजाइम्स होते हैं उनकी भी प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनको भी रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स। तो बेसिकली जो एंजाइम है वो क्या है, प्रोटीन, और उसमें क्या होगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स आ जाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स मिलके भी हमारे एंजाइम्स को बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो एंजाइम का या प्रोटीन जिनसे वो एंजाइम बने होते हैं उनके स्ट्रक्चर, उसके डायनामिक जो है वो मेंटेन करके रखना, उनको रेगुलेट करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एंजाइम या प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर एंड शेप होता है वो उसके फंक्शन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर उसका स्ट्रक्चर किसी भी वजह से डीनेचर हो जाएगा तो क्या होता है कि उसका फंक्शन जो है वो भी इफेक्ट हो जाता है। तो इस तरह एक बाइंडिंग साइट की कैरेक्टरिस्टिक को रेगुलेट करने के लिए उसकी जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर एंड डायनामिक है उसको रेगुलेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइंडिंग साइट shape and size and flexibility are influenced by protein structure। So अगर उसकी प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो बाइंडिंग साइट की शेप, साइज एंड फ्लेक्सिबिलिटी है वो अफेक्ट होगी, जिसकी वजह से उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इफेक्ट होंगी। एक उसकी शेप एंड साइज से उसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो भी चेंज होगी, और जो फ्लेक्सिबिलिटी से वो अपने आप को अडेप्ट करवा रहा था किसी भी सबस्ट्रेट की शेप के अकॉर्डिंग, वो भी अफेक्ट होगी। नेक्स्ट है एलोस्टेरिक रेगुलेशन इन्वॉल्व changes in the shape of the functional site by the non-covalent binding of a ligand
मॉड्यूलेटर मॉलिक्यूल्स इनटू अ रेगुलेटरी साइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक चीज़ जो है वो हमारे एंजाइम के साथ आके बाइंड कर देती है और इससे क्या होता है कि उसकी जो फंक्शनल साइट है वो अफेक्ट होती है। बेसिकली ये इसलिए करवाया जाता है ताकि उसकी जो अफिनिटी है वो भी इंक्रीज करवाई जा सके और उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी इंक्रीज करवाई जा सके। फिर आ जाती है कोवलेंट मॉड्यूलेशन involves change in the shape of the functional site by the covalent bonding of a chemical group, mostly a phosphate group by a phosphorylation reaction। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक स्पेसिफिक ग्रुप आके अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग हमारी बाइंडिंग के साथ, और इसमें मोस्टली क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। और ये इसलिए करवाया जाता है ताकि हमारी बाइंडिंग साइट है वो एक स्पेसिफिक साइज एंड शेप की हो और वो अपनी उस साइज एंड शेप के अकॉर्डिंग अपनी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सके। तो नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि टू टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं और एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शंस इन सेल्स इन्वॉल्व्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस मेंटेनिंग लाइफ एंड सेलुलर फंक्शन। तो बेसिकली इस केमिकल रिएक्शन क्या करते हैं कि एक मॉलिक्यूल लाइक अगर हम एग्जांपल दें यहाँ कार्बोहाइड्रेट की, उसको क्या करते हैं, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। और वो कैसे करते हैं? बाय वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स आके एक्ट करेंगे और उससे क्या होगा कि हमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलेगा और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हम एटीपी की प्रोडक्शन करवा सकेंगे। तो इस तरह जो केमिकल रिएक्शंस है बेसिकली वो हमारी लाइफ को मेंटेन करता है और हमारे सेल में जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको भी रेगुलेट करता है, उनको भी परफॉर्म करवाता है। तो हमारी बॉडी में बेसिकली बहुत टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं वो बेसिकली क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जिसमें आ जाएंगे ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें क्या होता है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन होगा और जिससे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हम एटीपी को प्रोड्यूस करवा सकेंगे। नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसमें हम क्या करते हैं, एनर्जी की प्रोडक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी की प्रोडक्शन होगी वो विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज होगी। और ये सारे प्रोसेस जो होते हैं हमारे सेल के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स में होते हैं। लाइक कुछ होते हैं उसके साइटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं और कुछ टाइप ऑफ रिएक्शन उसके माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे होते हैं। एंड नेक्स्ट फिर आ जाएगा फैटी एसिड सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन। तो सिंथेसिस तक वो क्या है, वो एनाबॉलिज्म है और डिग्रेडेशन में वो कैटाबॉलिज्म हो जाएगा। फैटी एसिड एनाबॉलिज्म इसलिए किया जाता है ताकि डिफरेंट टाइप ऑफ लिपिड्स जो है उनको बनाया जा सके ताकि वो हमारे सेलुलर आर्किटेक्चर में हेल्प कर सके। डिफरेंट जो लिपिड्स होते हैं वो हमारे सेल को फॉर्म करते हैं। लाइक अगर हम अपनी स्किन की हाइपोडर्मिस में देख लें तो वहाँ पे एक फैटी लेयर होती है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने के लिए एनाबॉलिज्म होता है। और नेक्स्ट हो जाता है डिग्रेडेशन, जिसमें लिपिड्स का ब्रेकडाउन किया जाता है ताकि उन लिपिड से फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल ऑब्टेन किए जा सकें और उन्हीं से फिर हम किसी तरह अपनी एटीपी की प्रोडक्शन करवा सकें। फिर है अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। ये भी क्या है, एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है जिससे क्या होता है कि हमारे प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म करवाई जाती है और हमारे प्रोटीन से क्या बनेंगे, अमाइनो एसिड्स, और उनकी मेटाबॉलिज्म से फिर हमें डिफरेंट फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म करवाए जाएंगे। इसमें हमारी एनर्जी प्रोडक्शन आ जाएगी और वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शंस भी आ जाएंगे। बेसिकली अब तक हमने इस चैप्टर पे क्या देखा है कि हमारी जो प्रोटीन्स हैं वो किस तरह हमारे सेलुलर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। बेसिकली यहाँ पे हमने एंजाइम के स्ट्रक्चर को देखा है, उसकी बाइंडिंग साइट की कैरेक्टरिस्टिक और उसकी रेगुलेशन को देखा है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मल्टी एंजाइम मेटाबॉलिक पाथवे और डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो कि हमारे सेल्स में टेक प्लेस करते हैं, लाइक ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इनको देखेंगे। और जो हमारे मैक्रोमोलिक्यूल का मेटाबॉलिज्म होता है उसको भी देखेंगे। सो आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।